मेरे प्यारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग सीए इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे हैं, ऑडिटिंग एंड एथिक्स की। हमारा चैप्टर नंबर 3 शुरू है, जिसका नाम है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। बहुत सारे टॉपिक्स है इसमें, कुल मिलाकर मेजर 16 टॉपिक्स है। 16 में से 15 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और टॉपिक नंबर 16 की पोजीशन क्या है मैं आप लोगों को यहीं पे बता देता हूँ। चलो, पहुंच गए हम लोग टॉपिक नंबर 16 में। तो मित्रों, मेरे प्यारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यहां पर आपको दिख रहा है टॉपिक नंबर 16 का प्यारा प्यारा नाम, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क। ये आपका ऐसे 330 का पूरा फोकस रहता है, यानी ऐसे 330 का भी आपका हेडिंग है द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क, और टॉपिक नंबर 16 जो आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में, उसका हेडिंग भी है द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क। यानी एज इट इज ऐसे 330 के सर्टन प्रोविजन, सर्टन पैराग्राफ्स उठाकर आपके सिलेबस में एप्लीकेबल कर दिए गए हैं। ऐसे 330 आपको कंप्लीटली एप्लीकेबल नहीं है, सीए इंटरमीडिएट लेवल पे पार्शली एप्लीकेबल है। जितनी चीजें आपको एप्लीकेबल है उतनी चीजें मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। टॉपिक नंबर 16 जो है मित्रों हमारा, उसमें सीरियल नंबर 1 2 3 4 ये 4 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। सारे वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर अवेलेबल है। उसका यूज करिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को प्रिपेयर करिए, ताकि आप जनवरी 2025 में जो एग्जाम होगी उसमें ठीक तरीके से परफॉर्म कर पाओ। उसके बाद टॉपिक नंबर 5 जो है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ये भी हमारा हो गया है। टॉपिक नंबर 6 नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, इट इज डन एंड डस्टेड। टॉपिक नंबर 7 टाइमिंग ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, इट इज ऑल्सो डन एंड डस्टेड। टॉपिक नंबर 8 है हमारा यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट, दिस इज ऑल्सो कंप्लीटेड। यानी टॉपिक नंबर 16 में कुल मिलाकर 10 सब टॉपिक्स है, उसमें से 8 सब टॉपिक्स हमारे पढ़ के हो चुके हैं, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करके, डिटेल में एक्सप्लेन करके समाप्त हो गया है। अब इस वीडियो का पूरा हमारा फोकस रहने वाला है टॉपिक नंबर 9 के ऊपर, जो है इवैल्यूएटिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। यानी अभी भी हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में ही बात कर रहे हैं। टॉपिक नंबर 16 में सब टॉपिक नंबर 5 से लेकर टॉपिक नंबर 10 तक कंप्लीटली आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में ही आपका स्टडी मटेरियल बात कर रहा है। और टॉपिक नंबर 9 का हेडिंग क्या है, फिर से पढ़ो मेरे साथ, इवैल्यूएटिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। यानी एक एंटिटी है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करती है। उस एंटिटी के दो प्रकार के एनवायरनमेंट होते हैं, एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, दूसरा होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सेटअप करते हैं ताकि सारा का सारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो ऑब्जेक्टिव है उसे सही तरीके से, एक्यूरेटली, टाइमली, कॉस्ट इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, इफेक्टिव तरीके से फुलफिल कर सके। तो ये जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, एज एन ऑडिटर हमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी चेक करना पड़ता है, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल डेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट होता है वो अल्टीमेटली इसी सिस्टम के थ्रू प्रोसेस होके निकलता है। तो इसीलिए हमें इंटरनल कंट्रोल्स को अच्छे तरीके से चेक करना, उसके बारे में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करना एंड देन अपने ओपिनियन को तैयार करना होता है। तो टॉपिक नंबर 9 आपको किस बारे में गाइडेंस देगा? जब भी आप किसी एंटिटी का ऑडिट करने जाओगे, उसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। लेकिन इवैल्यूएशन के लिए आपका पैरामीटर क्या होगा? तो आप कंट्रोल्स के बारे में क्या चेक करोगे? आप कंट्रोल्स के बारे में चेक करोगे उनका ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस मतलब क्या होता है दोस्तों? जिस पर्पस के लिए इन कंट्रोल्स को बनाया गया है, क्या वो पर्पस, क्या वो कंट्रोल्स उस पर्पस को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्या ये कंट्रोल्स उनके जो ऑब्जेक्टिव्स है उन्हें फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे? यही चीज ऑडिटर को चेक करनी है। अगर कंट्रोल्स सही तरीके से काम नहीं कर रहे, यानी इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे, इसका मतलब ऑडिटर के सामने एक कठिन सिनेरियो निर्माण होने की संभावना होती है। वो कठिन सिनेरियो क्या होता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर सही तरीके से काम नहीं कर रही है, दैट मीन्स देयर इज अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और जहां पे भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट का नाम आता है, हमारे ऑडिटर साहब एकदम अलर्ट होके, एकदम कॉन्शियस हो जाते हैं कि भाई साहब मटेरियल मिसस्टेटमेंट यानी ट्रू एंड फेयर नेचर में गड़बड़ी होने की चांसेस यहां पर है, और वहीं पर ऑडिटर साहब का डिटेल में काम करने की जरूरत शुरू हो जाती है। तो ये बैकग्राउंड है इस इवैल्यूएटिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस वाले पोर्शन का।
अब मैंने आपको इसकी छोटी सी प्यारी सी कहानी तो बता दी। अब हम लोग एक्चुअल में देखते हैं कि यहाँ पर हमें पैराग्राफ नंबर ऐसे 330 में इवैल्यूएटिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, यानी जब भी आप ऑडिट करने जाओगे तो ऐसे 330 आपको बताता है भाई साहब आपको जो एंटिटी की इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसके ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। इवैल्यूएशन करते समय आपके सामने क्या क्या सिनेरियो आएंगे वो आपको पैराग्राफ नंबर 16, पैराग्राफ नंबर A40 एंड पैराग्राफ नंबर 17 ऐसे 3 पैराग्राफ्स में आपको बताया गया है, और उन्हीं पैराग्राफ्स को उतने ही पार्शियल पोर्शन को ऐसे 330 के आपके सीए इंटरमीडिएट के सिलेबस में एप्लीकेबल किया है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपके पैराग्राफ नंबर 16, A40 और 17, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर इवैल्यूएटिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। पैराग्राफ 16 क्या कहता है दोस्तों? When evaluating the operating effectiveness of relevant controls, यानी आपके ऑडिट से रिलेवेंट जितने कंट्रोल है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेवेंट जितने कंट्रोल्स है, जब आप उनका इवैल्यूएशन करोगे तब the auditor shall evaluate whether misstatements that have been detected by the substantive procedures indicate that the controls are not operating effectively। तो ऑडिटर साहब को ध्यान देना है एंड इवेल्युएट करना है वेदर जो भी आपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया, उन सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के बाद अगर आपको कोई मिसस्टेटमेंट दिखता है तो क्या वो मिसस्टेटमेंट ये इंडिकेट करता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में जो कंट्रोल्स है वो they are not operating effectively। When evaluating the operating effectiveness of relevant controls, the auditor shall evaluate whether the controls are operating effectively or not। When evaluating the operating effectiveness of relevant controls, the auditor shall evaluate whether the misstatements that have been detected by substantive procedures indicate that the controls are not operating effectively। तो यहाँ पर एक सिनेरियो आपको दिया गया कि भाई साहब अगर ऑडिट की प्रोसेस, ऑडिट परफॉर्म करते दौरान जब आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे टू चेक द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ रिलेवेंट कंट्रोल्स, और अगर ऐसे समय में आपको कोई मिसस्टेटमेंट दिखता है, अब यहाँ पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट का जिक्र नहीं किया है, यहाँ पर केवल मिसस्टेटमेंट बोला है कि अगर कोई मिसस्टेटमेंट आपको दिखता है फिर उसकी नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, आप ये डिसाइड करोगे कि वेदर दिस मिसस्टेटमेंट इज मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉन मटेरियल या फिर इमटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, ये डिसीजन आप लोगे। लेकिन इसी के साथ साथ आपको एक कॉशन भी मैं यहां पर देना चाहता हूं कि मिसस्टेटमेंट अगर इंटरनल कंट्रोल सही तरीके से काम कर भी रहे हैं तो भी मिसस्टेटमेंट हो सकता है, और इंटरनल कंट्रोल अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहे तो भी मिसस्टेटमेंट हो सकता है। दोनों केसेस में मिसस्टेटमेंट हो सकता है। फिर ऑडिटर को फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स और डिटेल में काम करके ये जानना पड़ेगा कि वेदर दिस मिसस्टेटमेंट विच हैज बीन आइडेंटिफाइड वाया द सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स इट इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। तो ये पहली जो 3 लाइन है ये आपको यही बात बताने की कोशिश कर रही है। देखो फिर से एक बार पढ़ो। When evaluating the operating effectiveness of relevant controls, the auditor shall evaluate whether misstatements have been detected by substantive procedures indicate that the controls are not operating effectively। यानी अगर आपको कोई मिसस्टेटमेंट दिखता है तो ये मिसस्टेटमेंट क्या आपको इंडिकेट करते हैं, क्या आपको सिग्नलिंग देते हैं कि भाई साहब ये जो मिसस्टेटमेंट हुआ है ये इंडिकेट करता है कि कंट्रोल्स सही तरीके से काम नहीं कर रहे। तो अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ऑडिट में फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स और डिटेल में ऑडिट करके उसका रीजन जानना पड़ेगा कि भाई साहब कंट्रोल ने सही तरीके से काम क्यों नहीं किया। मैनेजमेंट के साथ आपको डिस्कस करना पड़ेगा, उनसे ऑडिट एविडेंस गैदर करना पड़ेगा, और उस हिसाब से अगर इशू रिजॉल्व होता है तो ठीक है, अदरवाइज आपके ऑडिट रिपोर्ट में ये वाला मिसस्टेटमेंट एंड कंट्रोल नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। फिर आगे देखो, the absence of misstatement detected by the substantive procedures however does not provide audit evidence that the controls related to the assertion being tested are effective। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों ये, this is the ultimate point। the absence of misstatement यानी जब आप ऑडिट परफॉर्म करोगे और रिलेवेंट इंटरनल कंट्रोल्स का ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का इवैल्यूएशन करोगे तो 2 सिनेरियोज आपके सामने आ सकते हैं। या तो मिसस्टेटमेंट होगा, डिटेक्ट होगा आपके सब्सटेंटिव प्रोसीजर से, या तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं होगा। आइदर मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट होगा या मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं होगा। ये 2 सिनेरियोज आपके यहाँ पर
पैराग्राफ नंबर 16 में बताए गए हैं और दोनों का क्लैरिफिकेशन दिया गया है। जब आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हो उसके बाद भी अगर आपको मिसस्टेटमेंट नहीं मिलता है, इसका ये इम्प्लाइड मतलब नहीं है कि सारे कंट्रोल सही तरीके से काम कर रहे हैं। अगर कंट्रोल सही तरीके से काम कर रहे तब भी मिसस्टेटमेंट हो सकता है, कंट्रोल सही तरीके से काम ना करे तब भी मिसस्टेटमेंट हो सकता है। और जब आप ऑडिट में सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो तो ये चांसेस है कि आप मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट कर लोगे, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी चांसेस है कि सारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर ने मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं किया। तो दोनों केसेस में दो सिनेरियोज है, ये एकदम क्लैरिटी के साथ आपको समझ के चलना है। तो यहां पर पैराग्राफ नंबर 16 आपको एकदम अच्छे तरीके से, क्लियर तरीके से बातों को समझाने की कोशिश कर रहा है। अब मैं आपको अब हम पैराग्राफ 40 का भी ओवरव्यू समझते हैं, उसके बाद में पैराग्राफ 17 को भी हम समझेंगे एंड देन मैंने आपके लिए एकदम ताज़ा एकदम फ्रेश जो एक्सप्लेनेशन रेडी किया है हैंड रिटन नोट्स में, उसको हम डिस्कस करेंगे सिनेरियो के बेसिस के ऊपर, यानी केस स्टडी की तरह। फिर देखो पैराग्राफ 16 में तो दो बातें हमें बताई है, वो हमें पता चल गया। पैराग्राफ 16 को आपको बाइफरकेट करना है दो लाइनों में, पहला पॉइंट यहां से लेकर यहां तक, दूसरा पॉइंट यहां से लेकर यहां तक, दो अलग अलग सिनेरियोज है, इसको इस तरीके से ब्रेक करके आपको पढ़ना है। पैराग्राफ नंबर A40 आपको क्या कहता है? अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्टेड बाय द ऑडिटर्स प्रोसीजर is a strong indicator of the existence of significant deficiency in internal control। यानी जब भी ऑडिटर साहब सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे और अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट हो जाता है ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स, इसका एक मतलब हो सकता है कि मित्रों जो भी आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसमें एक सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। यानी ऑडिटर साहब को सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बारे में फर्दर ऑडिट एविडेंस गैदर करना पड़ेगा, इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी वाया डिस्कशन विद द मैनेजमेंट। अगर इशू रिजॉल्व नहीं होता है तो उसको सही तरीके से ऑडिट रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। ये आपका पैराग्राफ नंबर A40 जो है पैराग्राफ नंबर 16 के पॉइंट को फर्दर आपको एक्सप्लेन करता है। फिर पैराग्राफ नंबर 17 क्या कहता है दोस्तों? ऐसे 330 द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क। अब मैं यहां पर आपको फिर से एक बार रिपीट बता देना चाहता हूं कि यहां पर आपकी जितनी भी टेक्स्ट आपको दिख रही है पैराग्राफ 16, A40 और 17 की, दिस इज द ओरिजिनल टेक्स्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो इसीलिए इसकी लैंग्वेज जो है थोड़ी सी प्रोफेशनल और उस तरीके की, यानी थोड़ी सी डिफिकल्ट आपको लगेगी इंटरप्रेट करने के लिए। लेकिन इस लैंग्वेज को पहले हमें इसका अप्रोच हमेशा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, यानी ऑडिटिंग की पढ़ाई करते वक्त जब भी हम स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पढ़ेंगे तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? पहले तो भाई साहब आप ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ो, यानी ये वाली टेक्स्ट को कंप्लीट पढ़ो, अपने लेवल पे इसको डिकोड करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, इसका इंटरप्रिटेशन समझने की कोशिश करो एंड देन हैंड रिटन नोट्स बनाओ सिनेरियो तैयार करके कि ऑडिटर है, एंटिटी है, क्या सिनेरियो है, पहले डायग्राम बना लो, उसके बाद में पॉइंट बाय पॉइंट फिर यहाँ के जो पॉइंट्स है उनको धीरे धीरे अरेंज करते चलो एंड देन आपके हैंड रिटन नोट्स उस कंप्लीट टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए तैयार होते चले जाएंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको भी, लेकिन यही सही तरीका है टू लर्न द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। फिर मित्रों यहां पर मैं अभी आपके साथ बात करने वाला हूं पैराग्राफ नंबर 17 की। पैराग्राफ नंबर 16 और उसी से कनेक्टेड पैराग्राफ नंबर A40 हमने समझ लिया। अब पैराग्राफ नंबर 17 के बारे में इंफॉर्मेशन सुनो। When deviations from controls upon which the auditor intends to rely are detected, the auditor shall make specific enquiries to understand these matters and their potential consequences, and shall determine whether the test of controls that have been performed provide an appropriate basis for reliance on the controls, or additional test of controls are necessary, or the potential risk of misstatement need to be addressed using सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। अब यहां पर एक सिनेरियो बताया गया, यहां पर आपके लिए दूसरा सिनेरियो है। यहां पर क्या कहा गया कि आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सेटअप करने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मैनेजमेंट की होती है। लेकिन ऑडिट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? क्रॉस वेरीफाई करने की जिम्मेदारी ऑडिटर की होती है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एकदम क्लियर कट डिमार्केट करके रखी गई है। टू सेटअप इंटरनल कंट्रोल्स किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट ने जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सेटअप की है, अगर उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से डेविएट किया जाता है, यानी जो स्पेसिफिक स्टेप्स आपकी बताई गई है इंटरनल कंट्रोल में,
अगर उन स्टेप्स को फॉलो ना करते हुए कुछ और परफॉर्म होता है, यानी डेविएट करते हैं आप सेटेड जो एस्टैब्लिश्ड इंटरनल कंट्रोल्स है, अगर उससे अलग हट के कुछ बात होती है, कुछ अलग स्टेप्स फॉलो की जाती है, देन when deviations from internal controls upon which the auditor intends to rely are detected, यानी ऑडिट करते समय आपको दिखा कि भाई साहब जो एस्टैब्लिश्ड इंटरनल कंट्रोल्स है उसमें डेविएशन है, और ऑडिटर साहब का क्या होता है कि भाई साहब ऑडिटर साहब को ऑडिट करने के लिए, ऑडिट एविडेंस गैदर करने के लिए रिलाय करना पड़ता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर। लेकिन जो एस्टैब्लिश सिस्टम है उससे अलग कुछ हुआ है, तो क्या हम एज एन ऑडिटर इस सिस्टम के ऊपर अपना भरोसा रख सकते हैं क्या? तो ये सवाल आपके सामने आता है। When deviations from controls upon which the auditor intends to rely are detected, यानी अगर आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कुछ बदलाव, कुछ डेविएशंस डिटेक्ट होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ ऑडिट, द ऑडिटर शैल मेक स्पेसिफिक इंक्वायरीज, यानी ऑडिटर ने स्पेसिफिक एफर्ट करके मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करना चाहिए, स्पेसिफिक इंक्वायरीज करनी चाहिए ऑफ रिलेटेड पर्सन्स टू अंडरस्टैंड दीज मैटर्स। भाई साहब जो एस्टैब्लिश कंट्रोल्स है उससे डेविएट क्यों किया गया उसके बारे में इंक्वायरी करो, उन मैटर्स को समझने की कोशिश करना चाहिए, एंड देयर पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये जो डेविएशन हुआ है उसको समझने की कोशिश करो विद द हेल्प ऑफ इंक्वायरीज, फर्दर मैटर्स को समझने की कोशिश करो, और ये जो डेविएशन हुआ है फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड इंटरनल कंट्रोल्स उसके पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, यानी पीएनएल, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के ऊपर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर इस डेविएशन का क्या पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस होने वाला है या कॉन्सिक्वेंस हो चुका है, उसको समझने की कोशिश करना चाहिए, एंड शैल डिटरमाइन। और ये सब करते हुए, ठीक है, ये सारी बातें ऑडिटर को समझ गई, लेकिन उसी के साथ आपको एक और डिसीजन भी लेना है। वो डिसीजन क्या है कि भाई साहब आपने अभी तक जितना काम कर लिया है क्या उतना सफिशिएंट है? वो पॉइंट नंबर ए आपको पूछता है। द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स दैट हैव बीन परफॉर्म्ड प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट बेसिस फॉर रिलायंस ऑन द कंट्रोल्स, यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में आपको डेविएशन मिले, आपने इंक्वायरी की, उन मैटर्स को समझने की कोशिश की, उनके पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस को समझने की कोशिश की, पूरा सिनेरियो समझने के बाद अभी ऑडिटर के पास 3 ऑप्शन है। वो 3 ऑप्शन है ए, बी और सी, यानी अभी तक आपने जो काम किया है उसी काम को कंटिन्यू करो, उसी के ऊपर भरोसा रखो। ऑप्शन नंबर 2 है आपका भाई साहब सिनेरियो समझने के बाद, मैटर्स को समझने के बाद, पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस को समझने के बाद आपको एडिशनल टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे, या फिर मैटर्स या पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस को समझने के बाद आपको फर्दर सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जब भी आपके एस्टैब्लिश्ड इंटरनल कंट्रोल्स में डेविएशंस आते हैं, इंक्वायरी परफॉर्म करो, उन मैटर्स को समझने की कोशिश करो, उनके पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो समझने की कोशिश करो, और पूरा सिनेरियो समझने के बाद ऑडिटर के पास 3 ऑप्शंस होंगे। ऑप्शन नंबर ए, जो एग्जिस्टिंग काम है, जो एग्जिस्टिंग ऑडिट एविडेंस है उसी के ऊपर रिलाई करो। ऑप्शन नंबर बी, एडिशनल टेस्ट परफॉर्म करो टू टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। ऑप्शन नंबर 3, the potential risk of misstatement need to be addressed using substantive procedures, यानी जो भी पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट है, जो भी रिस्क है उसको मिटिगेट करने के लिए आप सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स का यूज करो, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का जो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का इवैल्यूएशन है उसको और ज्यादा डिटेल में परफॉर्म करो। ये है मित्रों आपका पैराग्राफ नंबर 16, 40 और 17 इनका कंप्लीट डिस्कशन। लेकिन हम लोग यहीं पे रुकने नहीं वाले, हम इसको एकदम इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को बिल्कुल खोल खाल के बिल्कुल साफ कर देंगे, इसको बिल्कुल तगड़े तरीके से हमको इसे समझना है। तो आ जाओ, अब हम पहुंच चुके हैं मित्रों हमारे हैंड रिटन नोट्स में। टॉपिक नंबर हमारा है 16, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क। सब टॉपिक नंबर 9 है हमारा, जहां पे हम इवेल्युएटिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स इस मुद्दे के बारे में समझने वाले हैं। अब यहां पर आप देखो हमारा मोटिव क्या है, जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसका ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस किस लेवल का है उसका इवैल्यूएशन हमें करना है। उसके लिए ऐसे 330 ने हमें पैराग्राफ नंबर 16, A40 और 17 इन 3 पैराग्राफ्स में हमें गाइडेंस प्रोवाइड किया गया है। अब हम इस पूरे सिनेरियो को एक केस स्टडी के बेसिस के ऊपर ट्रीट करेंगे और धीरे धीरे सारे पॉइंट्स को डिकोड करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले इन पूरे टॉपिक का, इस पूरे टॉपिक का यानी टॉपिक नंबर 9 का आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं। इवैल्यूएटिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस इज क्रूशियल
फॉर डिटरमाइनिंग द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब यहाँ पर किसी भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का इवैल्यूएशन करना जरूरी क्यों है भाई साहब? ये जरूरी नहीं है केवल, ये तो क्रूशियल एलिमेंट है। क्यों? बिकॉज हमें डिटरमाइन करना है रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जब हम बार बार ये बात करते हैं ना, कैन ऑडिटर रिलाई ऑन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कैन ऑडिटर रिलाई ऑन द इंटरनल ऑडिट सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, तो भाई साहब ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अल्टीमेटली आउटपुट क्या देगी? तो अल्टीमेटली उसका आउटपुट रहेगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो हमारा ये कहने का मतलब होता है कि भाई साहब अगर हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर भरोसा करते हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से जनरेटेड जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसकी रिलायबिलिटी है, एंड अल्टीमेटली हम जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हुआ है एज एन ऑडिटर उस पर रिलाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कि हमें खुद सारे ऑडिट एविडेंसेस गैदर करने पड़ेंगे टू फाइंड आउट द ट्रू एंड फेयर नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इस तरीके से हमें काम करना होता है, और ये कॉन्टेक्स्ट है मित्रों इस पूरे के पूरे टॉपिक का। अब आपके सामने एक ऑडिट सिनेरियो में रखता हूं। हमारे पास दो एंटिटीज है। पहली है मित्रों हमारी बिजनेस एंटिटी, जो कि है हमारी एबीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, ये हमारी एबीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है भाई साहब। ये फाइनेंशियल ईयर में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करती है और बढ़िया तरीके से अपने कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को कैरी आउट करती है, प्रॉफिट कमाती है, बढ़िया हेल्दी एंटिटी है। अब इस एंटिटी की जो मैनेजमेंट है उसकी जिम्मेदारी क्या है? इंप्लीमेंट वेरियस इंटरनल कंट्रोल्स टू एंश्योर एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है मित्रों? फिर से रिपीट करो मेरे साथ। इंप्लीमेंट वेरियस इंटरनल कंट्रोल्स टू एंश्योर एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किस तरीके से होगा मित्रों? इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी, इन चार कैटेगरीज में हम सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करेंगे, और इसके क्लासिफिकेशन को हम जनरली कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। तो पहले मैंने आपको एंटिटी बता दी, उसकी जिम्मेदारियां बता दी विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, और उसकी जिम्मेदारियां बता दी विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हमारे ऑडिट सिनेरियो में दूसरी एंटिटी है हमारे पास मित्रों ये प्यारा प्यारा ऑडिटर। ये है हमारा गोलू द गोट ऑडिटर, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, यानी सबसे बढ़िया ऑडिटर है। इसकी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है और ये एकदम आपको अच्छे से समझाने वाला है कि भाई साहब एबीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जांपल लेके गोलू साहब हमें समझाएंगे कि ये जो इवैल्यूएशन वाला लफड़ा है इसका मीनिंग क्या होता है। तो गोलू साहब की जिम्मेदारी क्या होती है? हमने मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ली, अब हम ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई साहब? इवैल्यूएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ दीज कंट्रोल्स इन लाइट ऑफ असेस्ड रिस्क। यानी हमारा एक और ऐसे है जो इसके पहले इसी 300 की सीरीज में आता है। इसी सीरीज में हमें क्या करना पड़ता है कि भाई साहब अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये सारी बातें हमें ऐसे का गाइडेंस फॉलो करके करनी होती है। तो गोलू ने क्या किया? एबीसी मैन्युफैक्चरिंग का कंप्लीट पहले तो ओवरव्यू हासिल कर लिया, नॉलेज हासिल कर लिया। अब गोलू क्या करेगा? इवैल्यूएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ दीज कंट्रोल्स इन लाइट ऑफ असेस्ड रिस्क। यानी एबीसी मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस सिनेरियो में टोटल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड जो भी रिस्क असेसमेंट गोलू ने कंडक्ट किया है उसके बेसिस के ऊपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो भी मैनेजमेंट ने सेटअप किया है उसका ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का इवैल्यूएशन करेगा हमारा प्यारा प्यारा गोलू। ये आपका ऑडिट का सिनेरियो है। फिर देखो, सिनेरियो तो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। अब ये जो पैराग्राफ नंबर 16 है ना, इसका एक्सप्लेनेशन देखो। सबसे पहले पैराग्राफ नंबर 16, यहां पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बताना चाहता हूं। वो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है दोस्तों हमारा, उसको अच्छे से समझो। ड्यूरिंग सब्सटैंटिव टेस्टिंग द ऑडिटर डिस्कवर्स अ मिसस्टेटमेंट इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अब जब गोलू साहब हमारे एबीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का इन्वेंट्री का ऑडिट कर रहे थे तब गोलू भाई साहब ने क्या किया? सब्सटैंटिव टेस्टिंग किया है ना, फिजिकली इन्वेंट्री काउंट के समय या फिर जो भी चीजें थी इन्वेंट्री का काउंट हो रहा था, इन्वेंट्री का ऑडिट हो रहा था, गोलू भाई साहब वहां पर फिजिकली प्रेजेंट थे, एकदम डिटेल में काम कर रहे थे। ड्यूरिंग सब्सटैंटिव टेस्टिंग द ऑडिटर डिस्कवर्स अ मिसस्टेटमेंट इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन। यानी इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन वाला पोर्शन है भाई साहब उसी में झोल झपाटा था। अब वैल्यूएशन का हमें एक रूल पता है कि हमारा इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे होना चाहिए? मार्केट वैल्यू या कॉस्ट विच एवर इज लोअर। इस प्रिंसिपल के बेसिस के ऊपर हमारा इन्वेंट्री का वैल्यूएशन
होना चाहिए। और जो भी आपकी इन्वेंट्री होती है उसमें भी बहुत सारी सब कैटेगरीज होती है, तो इन्वेंट्री का प्रॉपर क्लासिफिकेशन होना चाहिए, उनका प्रॉपर वैल्यूएशन होना चाहिए और वो प्रॉपरली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो हमारा जो गोलू भाई साहब है, उस गोलू भाई साहब यानी हमारे ऑडिटर को एक मिसस्टेटमेंट मिला इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, ये आपका पहला ऑब्जर्वेशन है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है? दिस फाइंडिंग raises concerns about the effectiveness of controls related to inventory management। तो गोलू को जैसे ही इन्वेंट्री वैल्यूएशन में झोल झपाटा दिखा, उसका पहला ऑब्जर्वेशन है कि भाई साहब इन्वेंट्री वैल्यूएशन में झोल झपाटा है। फिर दूसरा, इमीडिएटली गोलू को क्या समझ गया कि भाई साहब इन्वेंट्री वैल्यूएशन में झोल झपाटा है, इसका मतलब इन्वेंट्री से रिलेटेड जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जो भी सिस्टम होगी, वहां पर प्रॉब्लम है। ये गोलू ने ऑब्जर्वेशन अपना ऑडिट में मार्क कर लिया। तो जैसे ही जब आप ऑडिट करने जाओगे तो आप अपने ऑब्जर्वेशन को भी इस तरीके से नोट डाउन करोगे, इसी तरीके से आप आगे बढ़ोगे, फिर इशू को रिजॉल्व करते हुए चलोगे। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है जहां पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल्स को हमें प्रॉब्लम दिखा है, तो इसका कंक्लूजन, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम एज एन ऑडिटर? तो सबसे पहला पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ दिस मिसस्टेटमेंट सजेस्ट दैट द कंट्रोल्स मे नॉट बी ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। यानी इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो सिस्टम है उससे रिलेटेड जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे थे, ये पहला हमारा कंक्लूजन हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ दिस मिसस्टेटमेंट सजेस्ट दैट द कंट्रोल्स मे नॉट बी ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। अगर इन्वेंट्री वैल्यूएशन में प्रॉब्लम है तो पहला नेचुरल हमारा कंक्लूजन क्या हो गया कि भाई साहब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मे नॉट बी ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। दूसरा, however, it is essential to note that the absence of misstatement does not automatically imply that controls were effective as stated in SA 330। तो नेचुरली हमारा पहला थॉट प्रोसेस यही रहेगा कि भाई साहब अगर मिसस्टेटमेंट है तो कंट्रोल्स सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। लेकिन यहां पर हमें एक बात पता है, ऐसे 330 में बताई गई, however, it is essential to note that the absence of misstatement does not automatically imply that controls were effective। यानी अगर ऑडिट के दौरान हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट में अगर कोई मिसस्टेटमेंट ना मिलता तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारे इंटरनल कंट्रोल सही तरीके से काम कर रहे थे। ये आपको एक कॉशन बताता है ऐसे 330 का पैराग्राफ। देन द ऑडिटर must gather additional evidence to support any conclusions regarding control effectiveness। यानी यहां पर ऑडिटर साहब का जो ऑब्जर्वेशन है विथ रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, यहां पर ऑडिटर साहब को फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी पड़ेगी और डिटेल में ऑडिट एविडेंस गैदर करना पड़ेगा। ये हो गया आपका पैराग्राफ नंबर 16 का बेसिक डिस्कशन। पैराग्राफ नंबर 16 में भी हमें यही बातें बताई गई थी। व्हेन इवैल्यूएटिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ रिलेवेंट कंट्रोल्स, द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर मिसस्टेटमेंट्स दैट हैव बीन डिटेक्टेड by substantive procedures indicate the controls are not operating effectively। अब यहां पर हमें इन्वेंट्री का एग्जांपल नहीं दिया गया था, लेकिन आपको क्लियरली समझाने के लिए मैंने इस पैराग्राफ नंबर 16 में इन्वेंट्री का एग्जांपल अटैच करके आपको वापस उसी चीज को समझाने की कोशिश की कि भाई साहब जब हम ऑडिट करते हैं, इन्वेंट्री का ऑडिट कर रहे थे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में झोल झपाटा दिखा, नेचुरली हमारा नेक्स्ट क्या था कि भाई साहब इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम को चेक करना पड़ेगा। एक जगह पे गलती है तो दूसरी जगह पे भी होने के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पर रिस्क लेवल हमारा बढ़ गया, तो हमें अपना असेसमेंट चेंज करके हमारे ऑडिट का हमारा जो ऑडिट प्लान है, ऑडिट की जो स्ट्रेटेजी है, उसमें बदलाव करके करंट सिनेरियो के हिसाब से इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए डिटेल में काम करना पड़ेगा। फिर हमारी दूसरी लाइन ने हमें क्या बताया था पैराग्राफ नंबर 16 में, द एब्सेंस ऑफ मिसस्टेटमेंट, यानी अगर कोई मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं होती है तो इसका ये इंप्लाइड मतलब नहीं है कि सारे कंट्रोल सही तरीके से काम कर रहे होंगे। ऑडिट के दौरान हमें पता है कि ऑडिट के कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है। ऑडिटर को हर एक गलती, हर एक मिसस्टेटमेंट मिलेगी ही, या ऑडिटर हर एक गलती या हर एक मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट कर ही पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ द ऑडिट। और इसी वजह से जो भी ऑडिट एविडेंस हम गैदर करते हैं वो हमेशा परसुएसिव नेचर का होता है, वो कभी भी कंक्लूसिव नेचर का नहीं होता है। तो इस ओवरऑल सिनेरियो को आपको दो मुद्दों में पैराग्राफ नंबर 16 बताता है। तो वही चीज मैंने पहला मुद्दा तो आपको इन्वेंट्री का एग्जांपल अटैच करके समझाने की कोशिश कर दी। अब हम लोग आते हैं फिर कंक्लूजन का जो दूसरा पैराग्राफ है, वो आपको बताता है कि भाई साहब, हाउएवर
it is essential to note that the absence of misstatement does not automatically imply, यानी इसका automatically implication नहीं होता है that the controls were effective। अगर misstatement नहीं है तो आप सीधा सीधा ये conclusion नहीं कर सकते कि भाई साहब कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिवली काम कर रही थी। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि एज एन ऑडिटर आपको misstatement ना मिला हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। देन अगर मिसस्टेटमेंट वाली सिचुएशन है, जैसा कि हमने यहां पर इन्वेंट्री का देखा था, तो अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा कंक्लूजन में? द ऑडिटर मस्ट गैदर एडिशनल एविडेंस टू सपोर्ट एनी कंक्लूजन रिगार्डिंग कंट्रोल इफेक्टिवनेस। अब आपको दिमाग में एक कीड़ा घुस गया कि भाई साहब गलतियां तो है, इन्वेंट्री से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल एंड इन्वेंट्री से रिलेटेड वैल्यूएशन के गेम में गलतियां है। अब ऑडिटर यहां पर चुपचाप नहीं बैठ सकता। ऑडिटर साहब को क्या करना पड़ेगा? ऑडिटर मस्ट गैदर एडिशनल एविडेंस, यानी आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स या सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी पड़ेगी, वो भी डिटेल में। सैंपल चेक बेसिस पे काम करके ये सिनेरियो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये था आपका पैराग्राफ नंबर 16 का सिनेरियो। अब पैराग्राफ नंबर A40 देखो क्या कहता है हमें। A material misstatement detected by the auditor's procedures is a strong indicator of the existence of a significant deficiency in internal control। यानी जब भी ऑडिटर साहब कोई ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं और उस प्रोसीजर्स के दौरान मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट हो जाता है, तो वो इंडिकेट करता है, ये डिटेक्शन ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट इंडिकेट्स दैट देयर एग्जिस्ट अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में भाई साहब गड़बड़िया है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। यहां पर भी ऑडिटर साहब को एक्स्ट्रा यानी फर्दर ऑडिट एविडेंस गैदर करना पड़ेगा। अब इसका सिनेरियो आप समझ लो पैराग्राफ नंबर A40 का। तो यहां पर क्या कहते हैं देखो, a material misstatement detected during audit procedure serves as a strong indicator of a significant deficiency in internal control। अगर ऑडिट के दौरान आपको कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट हो जाता है तो उसका मतलब क्या होता है कि भाई साहब इट इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर कि आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, यानी कोई बहुत बड़ा झोल झपाटा प्रॉब्लम है। फिर देखो, अब ये जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो को समझने के लिए हम वापस एबीसी मैन्युफैक्चरिंग का ही एग्जांपल है उसे ही एक्सटेंड करने वाले हैं। इन एबीसी मैन्युफैक्चरिंग केस द आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट, अब यहाँ पे जो हमारा पहला एग्जांपल था, हमने क्या किया था, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में मिसस्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई किया था, उसी को हम अभी यहाँ पर एक्सटेंड करने वाले हैं। In ABC manufacturing case, the identified misstatement in inventory valuation could indicate a significant deficiency in internal control over inventory management practices। ठीक है, ये सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर एक्शन, ऑडिटर के पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। द ऑडिटर should document this finding and consider its implications for the areas of the audit, for other areas of the audit। तो आपने जो आपको सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री वैल्यूएशन मिली, उस मिसस्टेटमेंट को, उस फैक्ट को आप डॉक्यूमेंट करोगे और फिर आप कंसिडर करोगे कि भाई साहब जो मिसस्टेटमेंट हमें मिला है उसके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जो अलग अलग एरियाज है उन पर क्या इम्प्लीकेशन होने वाले हैं। दिस मटेरियल मिसस्टेटमेंट नेसेसिटेट्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू द इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट ऑफ एबीसी मैन्युफैक्चरिंग। तो एक्शन क्या होगा ऑडिटर साहब का, पहले तो डॉक्यूमेंट करो, फिर उसके पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है यानी इंप्लीकेशंस क्या है उसके बारे में कंसिडर करो, और नेसेसिटेट्स यानी तैयारी कर लो भाई साहब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की, यानी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा टू फाइंड आउट अबाउट द इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट एट एबीसी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। फिर देखो यहां पर हमारा पैराग्राफ नंबर A40 जो है उसका एक्सप्लेनेशन होता है समाप्त। पैराग्राफ नंबर 17, अब पैराग्राफ नंबर 17 में बात हो रही है डेविएशन की, यानी जो एस्टैब्लिश सिस्टम है उस सिस्टम से हटकर कुछ चीजें परफॉर्म की गई है तो वो डेविएशन क्यों हुआ है उसके बारे में जानकारी। तो देखो ऐसे 330 का पैराग्राफ नंबर 17 आपको क्या बताता है, रिस्पॉन्सेस टू डेविएशंस फ्रॉम कंट्रोल्स, यानी जो एस्टैब्लिश कंट्रोल्स है भाई साहब उससे डेविएट होके आपने कुछ काम किया है। When deviations from established controls are detected, यानी ऑडिट के दौरान जब established control system से हटकर कुछ डेविएशन आपको दिखता है, एज पर पैरा 17 ऑफ ऐसे 330 ऑडिटर साहब ने क्या करना चाहिए,
जब भी आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में डेविएशन मिलता है तो ऑडिटर साहब ने क्या करना चाहिए, उसका गाइडेंस आपको पैराग्राफ नंबर 17 ऐसे 330 में दिया गया है। द ऑडिटर must make specific enquiries to understand these deviations and their potential consequences। तो भाई साहब ऑडिटर साहब का सबसे पहला काम है ये जो डेविएशन हुआ है उसके बारे में स्पेसिफिक इंक्वायरीज करो, मैटर को समझो और इन डेविएशन के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस पूरे के पूरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे क्या होने वाले हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करो। फिर इंक्वायरी में आप क्या करोगे, द ऑडिटर एंगेजेस विथ मैनेजमेंट टू डिस्कस द रीजंस बिहाइंड द डेविएशंस इन इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोसीजर्स। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन हमें, अगर आपको कुछ इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाला जो हमारा एग्जाम्पल था, अगर एस्टैब्लिश जो नॉर्म्स है उससे हटकर अगर इन्वेंट्री वैल्यूएशन किया गया है तो भाई साहब ऑडिटर क्या करेगा, पैरा 17 में ऑडिटर को क्या कहा गया भाई साहब, आपको स्पेसिफिक इंक्वायरी करनी पड़ेगी। तो हमारे जो प्यारे प्यारे गोलू भाई साहब है द ऑडिटर, वो क्या करेंगे, ही विल एंगेज विथ मैनेजमेंट, यानी जो एंटिटी का मैनेजमेंट है उनके साथ डिस्कशन करेंगे, ये रीजन जो डेविएशन हुआ है उसके रीजन को जानने की कोशिश करेंगे और पूरे के पूरे मैटर के बारे में ऑडिट एविडेंस गैदर करने की कोशिश करेंगे बाय परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर नेम्ड एज इंक्वायरीज। फिर इंक्वायरी करने के बाद आपको असेसमेंट करना पड़ेगा एज एन ऑडिटर। द ऑडिटर evaluates whether previous test of controls provide an appropriate basis for reliance or if additional tests are necessary। तो जब आपने मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन कर लिया, सारे इंफॉर्मेशन को गैदर कर लिया, फिर आप ये असेस करोगे कि आपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड अभी तक जो काम किया है वो सही है, एप्रोप्रिएट बेसिस है टू फॉर्म योर ओपिनियन, या फिर आपको एडिशनल टेस्ट परफॉर्म करने की जरूरत पड़ने वाली है। ये डिसीजन आप यहाँ पे लोगे। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे मित्रों, एज पर पैरा 17, अगर ऑडिट के दौरान आपको भी ऐसा सिचुएशन आपके सामने आता है कि एस्टैब्लिश कंट्रोल से हटकर आपको कुछ डेविएशन वहां पे दिखते हैं, तो एज एन ऑडिटर आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहला ऑप्शन आपका होता है रिलायंस ऑन एग्जिस्टिंग टेस्ट, यानी जो आपने एग्जिस्टिंग काम किया है वो उसी से आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या होगा, एडिशनल टेस्ट रिक्वायर, अगर आपको लगता है कि भाई साहब सिग्निफिकेंट रिस्क है तो आपको एडिशनल टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे। फिर तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या होता है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है उसका रिस्क बहुत हाई है, बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट अगर वो डालने वाला है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर, तो आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, यानी जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में झोल झपाटा हुआ है, उसे सब्सटैंटिव प्रोसीजर की मदद से और डिटेल में काम करना पड़ेगा, फर्दर ऑडिट एविडेंस गैदर करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप अपना ऑडिट ओपिनियन बना पाओगे। तो एकदम सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो एस्टैब्लिश्ड सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल में अगर आपको कुछ डेविएशन मिलते हैं, कुछ अलग बातें मिलती है, तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि भाई साहब जो भी सिग्निफिकेंट, जो भी डेविएशन है उससे जनरेट होने वाली रिस्क किस तरीके की है, लो है, मीडियम है या हाई रिस्क है। पहले तो आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर लो और उसके बेसिस के ऊपर फिर आपके ये जो 3 ऑप्शंस हैं उनको आप एक्टिवेट करके अपने ऑडिट में परफॉर्म कर सकते हो। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 9, इवैल्यूएटिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, इस कंप्लीट टॉपिक का ओवरऑल कंक्लूजन, यानी अभी हमारे डिस्कशन की समाप्ति की घोषणा होने वाली है। कंक्लूजन फ्रॉम ओवरऑल डिस्कशन, सबसे पहला पॉइंट हमें क्या दिखता है, द इवैल्यूएशन ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज क्रिटिकल फॉर एंश्योरिंग एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है भाई साहब, ये जो टॉपिक नंबर 9 हमने पढ़ा, हमें ये पता चला कि कोई भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो होती है उसके ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का इवैल्यूएशन करना इज वेरी क्रूशल। क्यों? क्योंकि उससे हमें ये पता चलेगा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्यूरेट है या नहीं है। पॉइंट नंबर 2 हमें क्या पता चलता है, द ऑडिटर्स अप्रोच फॉलोज गाइडलाइन सेट फोर्थ बाय एसए 330। तो जब भी आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का इवैल्यूएशन करोगे तो एसए 330 में जो गाइडलाइंस बताई गई है उसी अप्रोच को ऑडिटर साहब को फॉलो करना पड़ेगा। एम्फसाइजिंग दैट while substantive procedures can indicate control effectiveness, they do not provide definitive proof, यानी
आपको कोई ऐसा डेफिनेट प्रूफ नहीं मिले, यानी कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिलता है आपको। आप कोई भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करो, चाहे वो सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स हो या फिर आपके एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर्स हो, आपको जो ऑडिट एविडेंस मिलेगा वो हमेशा परसुएसिव नेचर का ही मिलने वाला है। आपको डेफिनेटिव प्रूफ यानी कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस कभी नहीं मिलने वाला है रिगार्डिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तीसरा पॉइंट हमें क्या पता चलता है, मिसस्टेटमेंट सर्व एज इंडिकेटर्स ऑफ पोटेंशियल डेफिशिएंसीज। अब यहां पर तो हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का एक एग्जांपल हमने लिया इन्वेंट्री का, चाहे वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फिक्स्ड एसेट की हो, चाहे वो किसी लाइबिलिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी इनकम या चाहे वो किसी एक्सपेंस वाले आइटम से हो, वो असर्शन के किसी भी लेवल पे किसी भी आइटम से रिलेटेड आपकी मिसस्टेटमेंट हो सकती है। तो मिसस्टेटमेंट सर्व एज इंडिकेटर्स ऑफ पोटेंशियल डेफिशिएंसीज। तो अगर जहां पे भी आपको मिसस्टेटमेंट मिलती है तो ऑडिटर साहब को अलर्ट हो जाना है कि भाई साहब ये जो मिसस्टेटमेंट है ये एक प्रकार का इंडिकेटर है। क्या इंडिकेट करता है? पोटेंशियल डेफिशिएंसीज प्रॉम्प्टिंग फर्दर इंक्वायरी एंड असेसमेंट। मिसस्टेटमेंट सर्व एज इंडिकेटर्स ऑफ पोटेंशियल डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में अगर डेफिशिएंसी है, कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, तो इसका मतलब ऑडिटर साहब को क्या करना चाहिए? फर्दर इंक्वायरी एंड असेसमेंट परफॉर्म करनी चाहिए। आखिरी पॉइंट, आखिरी कंक्लूजन वाला पॉइंट हमें क्या बताता है? अल्टीमेटली अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली टू कंट्रोल डेविएशन ensures a thorough audit process and enhances overall financial statement reliability। मित्रों अच्छे से ध्यान में रखो, अल्टीमेटली अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली, यानी अल्टीमेटली जब ऑडिटर साहब पूरे सिनेरियो को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं और सिनेरियो के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस के ऊपर एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं टू कंट्रोल डेफिशिएंसीज, यानी अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स इंश्योर करता है कि हमारी जो ऑडिट प्रोसीजर्स है वो एकदम थॉरोली परफॉर्म की गई है और हमारा जो ऑडिट ओपिनियन जनरेट हुआ है वो रीजनेबल एश्योरेंस देता है। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलायबिलिटी के बारे में हम रीजनेबली स्टेक होल्डर्स को एश्योर कर सकते हैं कि भाई साहब हमने जो ऑडिट किया उसके बेसिस के ऊपर हमारा ये फाइंडिंग्स है। तो फाइंडिंग आइदर क्या होगा, कंट्रोल डेफिशिएंसीज है या कंट्रोल डेफिशिएंसीज नहीं है। तो डिपेंडिंग ऑन योर ऑडिट सिनेरियो आपको अपना ऑडिट ओपिनियन शेप अप करना पड़ेगा। ये था मित्रों आपका कंप्लीट डिस्कशन रिगार्डिंग टॉपिक नंबर 9, इवेल्युएटिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, जिसमें हमने 3 पैराग्राफ्स को पढ़ा और बहुत ही अच्छी तरीके से ओरिजिनल टेक्स्ट को पहले डिकोड किया। ओरिजिनल टेक्स्ट के बेसिस के ऊपर हमने एक केस स्टडी तैयार की जहां पे हमने पार्ट में सारे पोर्शंस को अच्छे से समझने की कोशिश की है। आई होप कि आपको टॉपिक नंबर 9 का एक्सप्लेनेशन समझ में आया, आपको इंटरेस्ट भी जनरेट हुआ इस टॉपिक में, और यहीं पर हमारा ये वीडियो होता है समाप्त। जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और वीडियोस को शेयर जरूर करिए। अगला जो वीडियो होगा वो इस चैप्टर नंबर 3 का आखिरी वाला वीडियो है जहां पर हम आखिरी टॉपिक डिस्कस करने वाले जो है सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। बाकी बातें अगले वीडियो में।